Hello dear students, today we will discuss about quantum theory of normal Zeeman effect. Dear students, हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मल जीमन इफेक्ट को ही एक्सप्लेन किया था बट क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किया था और आज हम क्वांटम थ्योरी से कर रहे हैं। बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, कब वो जीमन इफेक्ट प्रोसीड होगा, ये चीजें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ आपका। वो आप प्रीवियस वीडियो को ही रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ मैं सिर्फ दो मेन जो आपकी स्टेटमेंट्स थी उनको रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं मेन इसकी डेरिवेशन पे आ जाती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जीमन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रख दो तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के एक एक कंपोनेंट के 3 बन जाए, दैट इज नॉर्मल जीमन इफेक्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट कौन से ट्रांजिशन के लिए होता है और ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। आई रिपीट दिस क्योंकि मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई थी। द नॉर्मल जीमन इफेक्ट शोन बाय ऑल द लाइंस ड्यू टू ट्रांजिशंस बिटवीन सिंगलेट स्टेट्स ऑफ द एटम। समझ में आया? मीन्स नॉर्मल जीमन इफेक्ट वो सभी ट्रांजिशन शो करेंगी जिनके लिए एस की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है। मीन्स आपके पास ये मान लो 2 लेवल्स है, क्योंकि किसी भी ट्रांजिशन में 2 लेवल्स का यूज होता है। अब इस ट्रांजिशन की वजह से आपके पास ये लाइन मिल रही है आपको, स्पेक्ट्रल लाइन। अगर ये दोनों ट्रांजिशंस जो हो रही हैं, ये दोनों ही ये जो ट्रांजिशन हो रही है इनके दोनों लेवल्स ही सिंगलेट लेवल है। मीन्स दोनों के लिए अगर एस 0 है तो ही नॉर्मल जीमन इफेक्ट होगा। क्लियर है। और इसी से एक चीज निकल के आई कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट एस 0 होने पर ही प्रोसीड होता है। ठीक है, मतलब उन सभी लाइंस के लिए प्रोसीड होगा जहां एस 0 होगा। तो आपके पास स्पिन की वैल्यू 0 है तो आप इसको लो चाहे ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्लासिकल में एक्चुअल में ही स्पिन को 0 लिया जाता है, मीन्स स्पिन की बात ही नहीं होती। तो इसलिए जब स्पिन है ही 0 तो स्पिन की बात नहीं भी करोगे तो भी आपका फिनोमिना क्लियरली एक्सप्लेन होगा। तो इसलिए हम इसको क्लासिकल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है आपको। सेकेंड थिंग, क्वांटम से तो एक्सप्लेन हो ही सकता है, क्योंकि क्वांटम में हम ऑर्बिटल की भी बात करते हैं और स्पिन की भी बात करते हैं। इट्स ओके कि आपकी स्पिन 0 है तो हम वहां पे इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्बिटल की बात करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं मेन टॉपिक पे आ रही हूँ, मेन डेरिवेशन पे आ रही हूँ कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट को हम क्वांटम थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करें। अब आपको पता है कि एटम जो है अगर वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है, मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक डायपोल की तरह काम करेगा, क्योंकि सेंटर पे न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, देन देयर इज अ नेट चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर कंसिडरिंग एटम एज एन डायपोल। तो अब मैं पूरी डेरिवेशन में एटम ना बोल के बार बार डायपोल बोलूंगी, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए डायपोल मीन्स आई एम कंसिडरिंग एन एटम। क्लियर है। अब इस एटम को मैंने एक्सटर्नल फील्ड बी में रख दिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि वो एज अ डायपोल है, तो ऑब्वियस है जब हम डायपोल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस पर टॉर्क भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी टर्म्स मैं आपको यूज इसमें बता देती हूँ, जो हमने सेकेंड यूनिट में की थी वो यहाँ पे थोड़ा यूज होंगी। वो ये था कि आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला किया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या था, म्यूएल बाय एल इट इज इक्वल्स टू -E/2m। ये मैं यहाँ पे ये नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स जो होते हैं ये उन पार्टिकल के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे जिन पार्टिकल पे नेगेटिव साइन है, और ये चीज मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इस वजह से जो डायरेक्शन है म्यूएल की वो एल के अपोजिट होती है, दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आएगा। ई चार्ज है, एम मास है इलेक्ट्रॉन का, तो इस रेशो को ध्यान रखना, ये रेशो हमारा यूज होगा और इस रेशो की डेरिवेशन हम सेकेंड यूनिट में कर चुके हैं। इट इज एन रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू अ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। क्लियर है। अब मैंने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से टॉर्क तो अप्लाई होगा। तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, म्यूएल क्रॉस बी।
क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी अपने आप में, म्यू एल बी और बी भी। बी एक्सटर्नल फील्ड होगी, म्यू एल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और टो आपके पास टॉर्क है जो उस एटम पे अप्लाई हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच योर एटम इज प्लेस्ड। क्लियर है? अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू एल बी क्रॉस है तो साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों मैग्नीट्यूड है यहाँ। क्लियर है? थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में? म्यू एल और बी के बीच में, या आप ये भी कह सकते हो कि इट इज एन एंगल बिटवीन एटम एंड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो स्टूडेंट्स। मान लो आपने ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये ले ली, तो रेंडमली आप यहाँ पे एक एटम बना लो। इट इज एन डायपोल, मैंने एरो लगाया है यहाँ पे, और इस एंगल को आप थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस तरफ भी फोर्स लगेगी और इस तरफ भी, और ये डायपोल टेंड्स टू रोटेट, मीन्स ये रोटेट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें ये पता लग गया कि फील्ड लगाने की वजह से उस पर टॉर्क लग रहा है। ऑब्वियस है, टॉर्क लगेगा तो उस पर वर्क डन तो होगा ही होगा। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो भी वर्क डन होगा, अगर टॉर्क लग रहा है तो भी वर्क डन होगा, और जो वर्क डन उस एटम पे होगा वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, तो अब मेरा काम क्या है, हमें ये निकालना है पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ डायपोल ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। इस टॉर्क की वजह से डायपोल को जो मैग्नेटिक मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, मेरे को उसका फॉर्मूला निकालना है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को Vm से डिनोट कर रही हूँ। V मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, M इसलिए क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर है आपकी बात? क्लियर आप सबको डियर स्टूडेंट्स? अब अगर आप देखो तो मान लो कि डी थीटा इतनी इस एंगल से डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपके पास टॉर्क लगती है टो। ठीक है, तो यूनिट एंगल से आप ऐसे कह सकते हो, इसमें नोटेशंस लेनी है आपने, तो नोटेशंस में आप चलो ऐसे ले लो कि अगर आप यूनिट एंगल से किसी डायपोल को रिवॉल्व करवा रहे हो तो आपके पास जो टॉर्क अप्लाइड है वो टो है। हमें अगर डी थीटा एंगल से किसी भी डायपोल को रोटेट करवाना है तो हमें टॉर्क कितनी लगानी पड़ेगी? टो इंटू में डी थीटा। अब अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहो तो डी थीटा की लिमिट पुट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो खुद बताओ, जब ये जो चीज है, ठीक है, ये मिनिमम कब होती है? जब थीटा π/2 होगा। ठीक है, मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ये आपकी डायपोल होगी और ये एक्सटर्नल फील्ड। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है देन देयर इज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और फिर मान लो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से हम उसको किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा तक लेकर जा रहे हैं। क्लियर है? तो हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी? तो अब आपके पास ये चीज आ गई, Vm इज इक्वल्स टू टो डी थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 टू पर्टिकुलर वैल्यू आपने थीटा ली है इसमें। क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि एंगल 90 डिग्री होगा तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? क्योंकि इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में जब आप उसको ओपन करते हो तो कोस आता है, और कोस मिनिमम कब होता है? 90 पे। इसलिए मैंने 90 से स्टार्ट किया इसको। अगर पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस प्रोडक्ट होती तो थीटा 0 पे मिनिमम वैल्यू आती। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को आप जब लिखते हो तो P.E लिखते हो, P.E cos थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर यहां लिखना चाहोगे तो यहां पे टो डॉट डी थीटा लिखोगे। क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है टॉर्क के साथ। अब हमने अभी टॉर्क की वैल्यू निकाली थी, मैं उसको यहां पे पुट कर रही हूं। आपने वैल्यू निकाली थी म्यू एल बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। क्लियर? जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर रख लो, अंदर आपके पास रह जाएगा साइन थीटा इंटू में डी थीटा।
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस मैंने बाहर रख ली टर्म कॉस थीटा, यहां पे आप लिमिट्स लगा लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो माइनस म्यूएल बी, यहां पे आपके पास आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90। अब आपको पता है कॉस 90 क्या होता है आपके पास 0, तो आपके पास वीएम की वैल्यू क्या आ गई माइनस म्यू एल बी कॉस थीटा। ठीक है, मीन्स अब ये वीएम आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ डाइपोल ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब इसमें मैं आपको जो मैंने स्टार्टिंग में म्यूएल की वैल्यू बताई थी वो यहां पुट कर रही हूं। ये बताई थी डियर स्टूडेंट्स कि म्यूएल बाय एल जो होता है वो माइनस ई बाय 2m होता है। मुझे म्यूएल की वैल्यू चाहिए तो नो इश्यू, आप एल को यहां ले जाओ। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब इस वैल्यू को पुट कर दिया, म्यूएल की वैल्यू यहां पुट की, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ई एल बी कॉस थीटा डिवाइड बाय 2m। अब मैं यहां पे थोड़ी सी इसमें रीअरेंजमेंट करूंगी। वेक्टर एटम मॉडल जो हमने फर्स्ट यूनिट में किया था उस टाइम पे हमने कुछ नोटेशंस यूज की थी, वो मैं यहां भी यूज कर रही हूं। आपने वहां पे किया था कि एल वेक्टर जो होता है वो होता है एल स्टार एच कट। ठीक है, अब एल स्टार क्या था, रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट। क्लियर है। अब ये नोटेशन मैं यहां पुट कर देती हूं। क्लियर है। और एक चीज आपने वहां पे और पढ़ी थी, वहां पे हमने एक क्वांटम नंबर पढ़ा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, और एक आपने पढ़ा था स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms। मैं ms की यहां पे बात ही नहीं करूंगी क्योंकि वो हम एनोमलस करते वक्त डिस्कस करेंगे। मैं यहां सिर्फ किसकी बात करूंगी, ml की बात करूंगी। क्लियर है। मैंने आपको उस टाइम भी ये चीज कही थी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml जो है उसका यूज 4th यूनिट में होगा जब आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे। अब वही टाइम है, आपको उसको यूज करना है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने एक डायग्राम किया था वहां पे कि ये एक्सटर्नल फील्ड लगी हुई है बी, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो ये एल वेक्टर उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इस एल वेक्टर का एक्सटर्नल फील्ड ये जो आपने लगाई है इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है दैट इज एल कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा ना। क्लियर। तो ये जो एल कॉस थीटा है इसी को हमने क्या बोला था, ml। क्लियर। एल स्टार होता है, हर जगह ये चीज ध्यान रखना आप, ये एल स्टार है और ये चीज भी आ गया आपके पास एल स्टार। तो ml की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एल स्टार कॉस थीटा। और एल स्टार क्या होता है, रूट एल इंटू एल प्लस 1। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ml डिवाइड बाय रूट एल इंटू एल प्लस 1। एल स्टार इसी को कहा आपने। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक कि आप एल की वैल्यू पुट करोगे रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच कट, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे ml रूट एल इंटू एल प्लस 1। चाहो तो इसको एल स्टार भी लिख लो, उसमें कोई इश्यू नहीं। तो अब हम ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, EB बाय 2m को तो मैं बाहर रख लेती हूँ। ठीक है, अब यहां पे L के प्लेस पे मैंने लिख दिया रूट L इंटू एल प्लस 1 एच कट। क्लियर। और कॉस थीटा के प्लेस पे मैंने लिख दिया ml डिवाइड बाय रूट L इंटू एल प्लस 1। अब ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आ गया, EB एच कट ml बाय 2m। अब मैं इसको लिख लेती हूं डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा Vm इज इक्वल टू ml E एच कट बाय 2m इंटू में B। अब ये जो टर्म है इसको मैंने बोला म्यू बी, और ये चीज भी मैंने आपको सेकेंड यूनिट में करवाया था कि म्यू बी जो होता है वो होता है आपके पास बोर मैग्नेटन, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है E एच कट बाय 2m, और m इसमें इलेक्ट्रॉन का मास है, E उस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और h कट आपका प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई है। ठीक है, तो बार बार इस चारों टर्म्स को लिखने से बेटर है कि हम इसको डायरेक्ट म्यू बी लिख लें। क्लियर है। और ये जो Vm की वैल्यू आई है इसमें आप ध्यान से देखो, B तो एक्सटर्नल फील्ड है, मान लो आपने उसको फिक्स कर रखा है एक एटम पे, म्यू बी बोर मैग्नेटन इसकी वैल्यू भी फिक्स है, बचा क्या ml। मीन्स
एक एटम पे फिक्स मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे एक लेवल कितने लेवल में स्प्लिट होगा या उसको कितनी मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? एमएल पे। अब मान लो एल 0 है तो एमएल की वैल्यू भी 0 होगी, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। मैं एग्जांपल देती हूँ, देखो आप मान लो आपने एल 0 लिया है तो एमएल भी 0, तो वीएम कितना आ गया? 0। मीन्स एक्सटर्नल फील्ड का एल 0 मीन्स एस ऑर्बिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर बात करते हैं एल अगर आप 1 लोगे तो एमएल की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? +1, 0, -1। तो वीएम की आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी। एक आएगी म्यूएल बी +1 पुट करोगे तो, एक वैल्यू आएगी माइनस म्यूएल बी जब आप -1 पुट करोगे तो, और एक आएगी आपके पास 0। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये चीज मैं आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगी जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी आपको ये चीज डेरिवेशन में नहीं शो करनी, ये मैंने आपको थोड़ी सी इसलिए बताई ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, वीएम है क्या? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बाय एन एटम व्हेन इट इज अंडर अ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड रखने पे जितनी उसको एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो गेन करेगा। अब हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी एटम के लेवल पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, मीन्स हर एनर्जी लेवल अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें इंडिविजुअल लेवल्स को देखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेवल्स पे लेकर आते हैं इस एनर्जी को। स्टूडेंट्स, पहले आप सिंपल केस लो कि जब आपने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की है उस टाइम पे आपके पास ये 2 लेवल्स हैं। ठीक है, मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, उस टाइम पे हमारे ये 2 लेवल हैं जिनके बीच में ट्रांजिशन होनी है। ठीक है, तो यहां पे लेवल इनिशियल से लोअर जो फाइनल लेवल है वहां जाएगा। मैं एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रही हूं तो मैंने ये किया कि एटम यहां आ रहा है, तो ये इनिशियल लेवल हो गया, ये फाइनल हो गया। इसकी एनर्जी मैं EI से लिख रही हूं और इसकी EF से। अब फील्ड अप्लाई नहीं है तो मैंने इसको मार्क करने के लिए नोट लगा दिया। ठीक है, नोट क्या शो करेगा? नोट लगा है ई नोट जैसे, इट मीन्स वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अभी तक अप्लाई नहीं की हुई। ठीक है, और अगर ई के आगे नोट नहीं लगा इसका मतलब फील्ड अप्लाई करने के बाद की बात कर रहे हो। क्लियर? और आई और एफ क्या शो करेगा? इनिशियल और फाइनल लेवल। ई नोट आई का मतलब कि इनिशियल लेवल एटम का जिस टाइम पे हमने फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, और ई नोट एफ का मतलब फाइनल लेवल एटम का जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं की हुई। तो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ये तो आप कर ही चुके हो, ई नोट आई माइनस ई नोट एफ डिवाइड बाय एच। इसको मैं नोट करके इसलिए लिख रही हूं बिकॉज इट इज नेचुरल। ठीक है, नेचुरल का मतलब बाहर से हमने कोई उस पर डिस्टर्बेंस नहीं लगा रखी फील्ड की। ठीक है, अब मान लो मैंने फील्ड लगा दी। ठीक है, फील्ड लगाने के बाद जो लेवल्स होंगे हमारे, उनकी एनर्जी को आप EI और EF लिखोगे सिंपली, नोट ना लगाना। तो ऑब्वियस है, व्हेन यू अप्लाइड फील्ड, हमने फील्ड अप्लाई कर दी। अब फील्ड अप्लाई करने के बाद जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे निकलेगी? EI माइनस EF डिवाइड बाय H। अब मैंने इन दोनों को जोड़ना है आपस में, मीन्स हाउ दे आर रिलेटेड। ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी, इसके कम होगी, या इसके बराबर होगी। मीन्स मेरे को इन दोनों में रिलेशन चाहिए। क्लियर? तो अब आप खुद देखो इन दोनों में डिफरेंस है कितना। इस लेवल ने पोटेंशियल एनर्जी गेन की तो ये लेवल बना, इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की तो ये लेवल बन गया। तो आप ये लिख सकते हो कि EI जो है वो क्या है? E नोट I प्लस VMI, इनिशियल लेवल को जितनी एनर्जी मिली, और EF क्या है? E नोट F प्लस में VMF। यही है ना। अब मैं ये चीज, ये जो आपने लिखा है इसको यहां पुट कर रही हूं इस एक्सप्रेशन में, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है ये। मैंने EI और EF की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब मैं E वाली टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ और V वाली टर्म्स को मैंने सेपरेटली मतलब E वाली टर्म से सेपरेट कर दिया। अब मैं इन सब की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो आपको ध्यान हो तो ये न्यू नॉट ही तो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी आपको रिमाइंड करा
ये देखो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज लिखी थी, मैं इसी चीज को यहाँ पे यूज कर रही हूं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, न्यू नॉट प्लस। अब आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने लिखना है, तो हमने अभी ड्राइव किया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कि ml म्यू बी बी, ये लिखा था ना आपने, हमने ये लिखा था कि जो हमारी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है ml म्यू बी बी। अब अगर आप I लगा रहे हो तो VMI क्या बन जाएगा, MLI, और VMF क्या बन जाएगा, MLF, और म्यू बी इंटू बी कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी यहाँ पे, दिस वन स्टूडेंट्स। अब मैं इसमें से म्यू बी बी और H को कॉमन निकाल लेती हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इन चीजों को कॉमन निकालती हूँ तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अभी MLI इनिशियल लेवल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये फाइनल का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ML मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा दिस वन। अब इसमें ये जो डेल्टा ML आपने लिया है इसके हम केसेस बना सकते हैं। अगर डेल्टा ML की वैल्यू +1 है सपोज, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर डेल्टा ML की वैल्यू 0 है तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, और अगर डेल्टा ML की वैल्यू -1 है तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये होगा। क्लियर है, मीन्स हमारी 3 इक्वेशंस बन गई। एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल के इक्वल है, मीन्स फील्ड ना अप्लाई नहीं की थी तब जो थी वही फ्रीक्वेंसी अब आ रही है, तो इसको बोला जाता है पाई कंपोनेंट, जो बीच में आपको सेंटर लाइन मिलती है। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा आगे इट इज सिग्मा कंपोनेंट, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा पीछे। क्लियर है, अगर आप देखना चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, 3 कंपोनेंट है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे है वो पाई, जो नेचुरल से म्यू बी बी डिवाइड बाय H से आगे है सिग्मा, और एक जो उससे थोड़ा सा पीछे है। तो इस तरह हमें 3 कंपोनेंट मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका नॉर्मल जीमन इफेक्ट बाय क्वांटम एक्सप्लेनेशन। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, तब तक आप इसको कर लो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना।